और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट हर साल स्विस संगठन आईक्यू एयर द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सी है? तो यहाँ पर प्रदूषित राजधानी की बात करें तो दिल्ली जो है विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। तो बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो 2024 का जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है उसके अनुसार 91.8 माइक्रो प्रति मीटर क्यूब की औसत PM2.5 सांद्रता के साथ दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है। अब ये दिल्ली जो है इतना प्रदूषित क्यों रहता है, तो इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां भी हैं। जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है उस समय सर्दियों के समय में वहाँ पर जो स्थिर हवाएं चलती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण वहाँ के वातावरण में धूल भरा ये वातावरण रहता है, जिस कारण वहाँ पर धूप की भी कमी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति। जो दिल्ली है वो उत्तर पश्चिमी मैदान में स्थित है, जो एक बेसिन की तरह कार्य करता है, जहाँ प्रदूषण जो है आसानी से इकट्ठा हो जाता है। साथ ही साथ औद्योगिक गतिविधि भी वहाँ पर ज़्यादा है, जिस कारण ये प्रदूषित राजधानी के रूप में बना रहता है। चलें बात करें तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के बारे में देखें तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट हर साल स्विस संगठन यानी स्वीडन में है ये संगठन आईक्यू एयर द्वारा प्रकाशित की जाती है। 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ष 2024 के लिए वायु गुणवत्ता की वैश्विक स्थिति का मूल्यांकन करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 138 देशों, क्षेत्रों और प्रदेशों के 8,954 शहरों से एकत्रित PM2.5 वायु गुणवत्ता डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो PM क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। चलिए भारत के बारे में देख लें तो 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 91.8 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब की औसत PM2.5 सांद्रता के साथ दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत में है, जिसमें असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट सबसे प्रदूषित है। अन्य शहरों में फरीदाबाद, लोनी जो गाजियाबाद में अवस्थित है, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, नोएडा, मुजफ्फरनगर, नई दिल्ली और दिल्ली शेष शहर से औसत लिया गया है। तो ये सब देख रहे होंगे उत्तर पश्चिम का ही जो है ज़्यादातर इलाका है। तो भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषक देश है, जिसका वैश्विक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 50.6 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वार्षिक PM2.5 दिशा निर्देश मान 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से 10 गुना अधिक है। और वहीं बात करें तो 2023 में यह तीसरा सबसे प्रदूषित देश था। तो भारत जो है वर्तमान में विश्व स्तर पर 5वां सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, 2023 में तीसरा था, यानी रैंकिंग में गिरावट हुई है। चलिए बात करें तो वैश्विक शहरों में केवल 7 देश ऐसे हैं कि WHO वार्षिक औसत PM2.5 दिशा निर्देश यानी 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब को पूरा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, बाहामास है, बारबाडोस है, एस्टोनिया है, ग्रेनेडा है, आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है। तो ये प्रमुख ऐसे देश हैं जो WHO के मानक को पूरा करते हैं। PM2.5 जीवाश्म ईंधन के दहन, धूल के तूफान और जंगल की आग जैसे स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं। आकार में ये अत्यंत छोटे होने के कारण ये मानव शरीर की सामान्य सुरक्षा को पार करके फेफड़ों या रक्त प्रवाह में जा सकते हैं। ये कण जलन और सूजन का कारण बनते हैं और श्वसन संबंधी समस्याओं तथा
क्रोनिक किडनी रोग से जुड़े होते हैं। इसके संपर्क में आने से अवसाद और चिंता का जोखिम अधिक होने के साथ ही कैंसर, स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने की संभावना में वृद्धि होती है। तो ये PM 2.5 के बारे में जानकारी थी। चलिए, तो बात करें अगले प्रश्न की। तो हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो 5 देश हैं, ये 5वां सबसे प्रदूषित देश है भारत। इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो इसमें चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। चाड है, फिर उसके बाद बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का नंबर आता है। उसके बाद 5वां देश जो है भारत है। तो ये 5 सबसे प्रमुख, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश हैं। चलिए, बात करें अगले प्रश्न की। तो हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो किसने दिया है? ये मॉरिशस ने दिया है। चलिए व्याख्या को देखें। तो अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर गए थे और वहाँ के 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिए। तो मॉरिशस की अवस्थिति देख लें तो ये रहा भारत अपना, और उसके जब दक्षिण और पश्चिम में जब बढ़ेंगे तो ये रहा मेडागास्कर, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहीं पर जो है ये मॉरिशस है। तो बात करें मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। तो ये बहुत लंबा नाम है, तो आप याद रखिएगा, द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी अन्य देश द्वारा दिया गया है। और इस मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहते हैं, और मिनी इंडिया इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है भारतीय निवास करते हैं। साथ ही साथ वहाँ की संस्कृति भी जो है भारत से मेल खाती है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री राम गुलाम और उनकी पत्नी को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड सौंपे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जो है भारतीय मूल के उन विदेशी नागरिकों के लिए एक विशेष प्रकार का कार्ड है जो भारत में कई बार प्रवेश करने, आजीवन वीज़ा प्राप्त करने और कुछ विशिष्ट अधिकारों का आनंद लेने का हकदार बनाता है, ताकि वो संपत्ति वगैरह भी खरीद सकें। तो भारत के प्रधानमंत्री जब मॉरिशस की यात्रा पर गए तो वहाँ के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस जो है 12 मार्च को मनाया जाता है, और 12 मार्च का वही दिन है संयोगवश जब भारत में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में। तो 1901 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय कुछ दिनों के लिए मॉरिशस में रुके थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय श्रमिकों को 3 महत्वपूर्ण संदेश दिए थे, जैसे शिक्षा का महत्व, राजनीतिक सशक्तिकरण और भारत से जुड़े रहने की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो गांधी जी ने इन विचारों से प्रेरित होकर मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाता है, जो संयोग से भारत में ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ भी है। चलिए, तो जब इसके पहले प्रधानमंत्री जी 2015 में मॉरिशस गए थे तो उस समय उन्होंने सागर पहल
शुरुआत करने की घोषणा की थी। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सागर के नाम से। तो ये जो सागर पहल है, नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गढ़ा गया एक सिद्धांत था। यह विश्व के सभी देशों की नौसेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को तेज करने के लिए सहयोग प्राप्त करने का एक मंच है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए सागर पहल हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत सागर के माध्यम से अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना चाहता है और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है। ऐतिहासिक दृष्टि से मॉरिशस का महत्व देखें तो प्रारंभिक यूरोपीय अन्वेषकों ने अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर होते हुए भारत जाने का रास्ता खोजा था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने इस द्वीप का नाम मॉरिशस रखा और इसे हिंद महासागर का तारा और चाबी भी कहा जाता है। जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये भारत है, तो यहाँ से यूरोप से जब आना होता था तो ये मेडागास्कर तो इधर पड़ जाता है, मॉरिशस यहाँ पर है, तो यहाँ आकर के लोग रुकते थे और फिर यहाँ से इधर आते थे, हिंद महासागर में अरब की खाड़ी की तरफ जाते थे। ठीक है, तो इसी कारण इसे जो है हिंद महासागर का तारा और चाबी भी कहा जाता है। हालांकि पुर्तगाल तथा डच यहाँ पहले पहुँचे, लेकिन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों ने इस पर स्थायी नियंत्रण हासिल कर लिया था। फ्रांसीसियों ने यहाँ गन्ने के बागान विकसित किए, जहाज़ों का निर्माण प्रारंभ किया और नौसैनिक अड्डा बनाया। तत्कालीन फ्रांसीसियों ने मॉरिशस को विश्व के प्रत्येक स्थान को जोड़ने वाला भौगोलिक केंद्र कहा। नेपोलियन कालीन युद्धों के समय इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इसके बाद इसे सैन्य अड्डे के रूप में विकसित किया गया, जिसने अंग्रेजों के लिए भारत यूरोप की संचार रेखा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 12 मार्च अभी कल ही का दिन था और 1930 का समय गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1930 में शुरू हुई थी, ये बता ही दिया हमने। तो बात करें तो उस समय एक नमक कानून था, साल्ट एक्ट बोलते हैं, द साल्ट एक्ट 1882। इस कानून के अनुसार क्या था, इसमें क्या प्रावधान थे? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में नमक के उत्पादन और बिक्री पर नियंत्रण कर दिया था और भारतीयों को समुद्र के किनारे प्राकृतिक नमक एकत्रित करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अंग्रेजों द्वारा निर्मित नमक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। यह कानून भारतीयों पर एक तरह का कर था जो उनकी बुनियादी ज़रूरत को भी नियंत्रित करता था। क्योंकि नमक तो सबके लिए सबकी आवश्यकता की चीज़ है और जब उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था। यह मार्च नमक कानून के विरोध में था। मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ की थी और 385 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू की। और इस दौरान यात्रा का उद्देश्य क्या रहा? तो गांधी जी ने दांडी में समुद्र किनारे प्राकृतिक नमक एकत्रित कर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ने का निर्णय लिया। मार्च का समय था, यह मार्च 24 दिन चला। मार्च का मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं, मार्च वाला महीना नहीं, ठीक है। 24 दिन तक चला, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 2030 तक। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां एक गड्ढे में पड़ा नमक उठा करके इस कानून का उल्लंघन किया प्रतीकात्मक रूप में, ठीक है। और गांधी जी की इसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। तो और 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हो गए, लेकिन आंदोलन जारी रहा। और इसी समय जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला, यानी
असहयोग आंदोलन चला। तो उस दौरान ही उन्हें 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। और गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था 1930, 1931, 1932 का समय, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से कोई भाग नहीं लिया। तत्पश्चात गांधी जी ने 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जब ये 5 मई 1930 को जब गिरफ्तार हो गए तो उनके साथ वार्ता की गई और इन्हें रिहा किया गया। तो गांधी जी को जनवरी 1931 में रिहा किया गया। इसके बाद उन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की और गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारत के भविष्य पर चर्चा की। ब्रिटिश नेताओं ने गांधी जी को एक ताकत के रूप में स्वीकार किया जिसे वे न तो दबा सकते थे और न ही अनदेखा कर सकते थे। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी नमक सत्याग्रह के कारण हुई थी, जिसे नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार के नियंत्रण के कारण शुरू किया गया था। इस दौरान कानून इतने सख्त थे कि अगर कोई रेत पर खड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक भी उठा लेता था तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था। इसके अलावा वर्ष 1928 के साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल न करने और क्रांतिकारियों की गैर कानूनी गिरफ्तारी के कारण भी जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी थी। इस तनावपूर्ण स्थिति के आलोक में सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व की बात करें तो ब्रिटेन से आयात में गिरावट हुई, यानी आंदोलन के दौरान ब्रिटेन से वस्त्रों का आयात आधा हो गया, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। अखिल भारतीय भागीदारी बढ़ी। यह आंदोलन केवल पश्चिमी तट तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे भारत में फैल गया। बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी भी बढ़ी। इसमें महिलाएं, किसान, श्रमिक, छात्र और व्यापारी शामिल हुए, जिससे यह आंदोलन व्यापक और प्रभावशाली बन गया। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये एक मुख्य रूप से जन आंदोलन था, वास्तविक रूप में जन आंदोलन था। ठीक है, वैश्विक मान्यता भी इसे मिली। दांडी मार्च ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। टाइम पत्रिका में गांधी जी की तस्वीर प्रकाशित हुई। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें देखने को मिली। महिलाओं ने अफीम, शराब और विदेशी कपड़ों के खिलाफ विरोध किया। रानी गाइदिनल्यू जैसी महिला नेता ने भी ब्रिटिशों के खिलाफ खड़ी हुई। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें तो शिव शक्ति पॉइंट क्या है। तो ये चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट है और ये अभी इसलिए चर्चा में है कि इसने पानी के साक्ष्य की, मतलब बर्फ़ के साक्ष्य होने की बात की है। ठीक है, भेजी है तस्वीरें। तो 23 अगस्त 2023 का वो समय जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में सफल रहा और इसीलिए हम 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में भारत सरकार ने घोषित किया है। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इसरो ने एक तस्वीर भी जारी की है जिसमें लैंडर का एक पैर और उसकी परछाई दिखाई दे रही है। इस लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम देने से यह भारतीय विज्ञान और तकनीक की सफलता का प्रतीक बन गई है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट जहां इसके निशान छोड़े गए थे, जब लैंडिंग हो रहा था तो पूर्णतः लैंडिंग नहीं हुआ, लेकिन उसका मलबा जहां जाकर के गिरा तो वो निशान थोड़ा बने हुए हैं, उसे अब तिरंगा नाम दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे खास बताते हुए कहा कि तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। यानी ये हमें दर्शाता है कि असफलता के बाद हमें सफलता मिलती है, तो हम जब असफलता को याद रखते हैं तो उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। तो आप लोग भी अपने तैयारी में ये देखिए कि हमें कहाँ पर असफलता मिली थी, किन किन कारणों से मिली थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो वानुअतु किस महासागर में स्थित है। तो वानुअतु किस महासागर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए व्याख्या की बात करें तो वानुअतु दक्षिणी प्रशांत में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी राजधानी पोर्ट विला है और यह 83 द्वीपों से बना हुआ है। वानुअतु को टैक्स हेवन माना जाता है क्योंकि यहाँ आयकर और पूंजीगत लाभ कर, विरासत कर और
विनिमय कर नियंत्रण में नहीं है। तो टैक्स हेवन कंट्री किसे कहते हैं? जहाँ पर नाम मात्र का टैक्स होता है। तो वानुअतु ये जो है, जब ये मेडिटेरियन सी से जब नॉर्थ में बढ़ेंगे तो आपको ये प्रशांत महासागर है, और ये जो है ये इसकी कैपिटल है वानुअतु की। क्या नाम है? पोर्ट विला। थोड़ा सा इमेज धुंधला है, आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा, आप मैप में देखिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करें। तो गोल्डन पासपोर्ट एक नागरिक कार्यक्रम है। अभी हुआ क्या है कि ललित मोदी का जो है पासपोर्ट वहाँ पर रद्द करने वाला है वानुअतु, इसलिए चर्चा का विषय है। तो वहाँ पर गोल्डन पासपोर्ट एक नागरिकता कार्यक्रम है जिसमें निवेश के बदले नागरिकता दी जाती है। इस कार्यक्रम में निवेश करने वाले लोग वीज़ा फ्री एंट्री के साथ कई देशों में यात्रा कर सकते हैं। गोल्डन पासपोर्ट कैसे मिलता है? तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे वानुअतु, ऑस्ट्रिया, माल्टा, डोमिनिका आदि अपने नागरिकता कार्यक्रम चलाते हैं। निवेशकों को इन देशों में निवेश या प्रॉपर्टी खरीद कर नागरिकता मिलती है। गोल्डन पासपोर्ट की कीमत की बात करें तो वानुअतु में नागरिकता खरीदने के लिए 1.18 करोड़ से 1.35 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। अन्य देशों में भी इस तरीके का प्रावधान होता है। जैसे ऑस्ट्रिया में कोई निवेश सीमा नहीं है, माल्टा में 5.4 करोड़ रुपए, डोमिनिका और सेंटर लूसिया में 83 लाख करोड़ रुपए और तुर्की में 3.3 करोड़ रुपए का निवेश करना होता है, तो वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो जीएम प्रणव वेंकटेश का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन। तो ये शतरंज से संबंधित है। तो जीएम प्रणव वेंकटेश ये रहे, ये जीएम प्रणव वेंकटेश, ठीक है, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो 2025 का विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुआ। तो जीएम प्रणव वेंकटेश ने 9 अंक के साथ ओपन सेक्शन सीरीज जीत कर जो है 7वें भारतीय बन गए हैं जीतने वाले। महिला खिताब की बात करें तो अन्ना सुखमन ये रूस की हैं, इन्होंने 9 अंक बनाए और जीत हासिल की। प्रतियोगिता की बात करें तो 26 फरवरी से 7 मार्च मोंटेनेग्रो में हुआ था और भारत के 7वें चैंपियंस ये बने हुए हैं। इसके पहले जो है आनंद, विश्वनाथन आनंद, ठीक है, हरिकृष्णन गुप्ता और हम्पी द्रोणावल्ली और देशमुख ये रहे हैं, पहले जीत चुके हैं। मोंटेनेग्रो की बात करें तो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। यह बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है और एड्रियाटिक सागर के किनारे पर अवस्थित है। चलिए आज के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने कल वाले सेशन में हम लोगों ने सिप्री की रिपोर्ट देखी थी, लेकिन आज थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। तो सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। स्थापना की बात करें तो 1966 में हुई थी। यह संस्था युद्धों तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना। यूक्रेन ने 2020 से 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा। आयात किया। अधिकांश हथियार यूएसए, जर्मनी, पोलैंड से आपूर्ति किए गए। 2015 से 19 की तुलना में 2020 से 24 में यूक्रेन के आयात में 66.33% की भारी वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध था। और भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना। भारत इस अवधि में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक किस लिए बना कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। जैसे अभी पाकिस्तान में देखें टेररिज्म का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा है, ठीक है,
अभी वहाँ पर ट्रेन हाईजैक भी हुआ। तो ये कारण है कि जब विदेशी राज्यों में असंतुलन की स्थिति बनी रहती है तो हमें भी अपने सिक्योरिटी को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। भारत की कुल हथियार आयात में 9.3% की गिरावट हुई है। अब ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि भारत जो है मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। साथ ही साथ 2015-19 की तुलना में 2020 से 24 में रूस से भारत के हथियार आयात में 56% की गिरावट हुई है। इसके बावजूद भारत अभी भी वैश्विक हथियार आयातक का 7.6 हिस्सा रखता है। यानी पूरे विश्व में जितना आयात हो रहा है हथियारों का, ठीक है, उसमें 7.6 हिस्सा परसेंटेज जो है वो केवल भारत में ही हो रहा है। भारत के रक्षा साझेदार और हथियार स्रोत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता कौन सा है? रूस है, जो 36% आपूर्ति करता है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी तेज़ी से घट रही है। फ्रांस जो है 21% करता है, अमेरिका 14%। भारत के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता कौन है? फ्रांस और अमेरिका हैं। पहला कौन है? रूस है। तो रूस फर्स्ट, फ्रांस सेकेंड और अमेरिका थर्ड। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू जेट और 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदी हैं। भारत फ्रांस से 26 राफेल एम नेवी वेरिएंट और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदने की योजना भी बना रहा है। चलिए पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हथियार आयात में भारी वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के हथियार आयात में 61% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान का 81% हथियार आयात चीन से होता है। पाकिस्तान ने तुर्की से भी कुछ रक्षा उपकरण लिए हैं। वहीं बात करें तो यूरोपीय कंट्री का एक संगठन नाटो सदस्य देशों का हथियार आयातक है। यूरोपीय नाटो देशों का हथियार आयात 2015-19 के मुकाबले 105% बढ़ा है। इन देशों के 10.5% होगा। इन देशों के हथियार का आयात 64% हिस्सा यूएसए से आया है। भारत और पाकिस्तान का हथियार आयात की बात करें तो भारत ने वैश्विक हथियार आयात में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हालांकि आयात में 9.3% की कमी आई है। पाकिस्तान के आयात में 61% का इजाफा हुआ है, जो और 81% आयात चीन से किया गया है। मध्य पूर्व और अफ्रीका आयात में गिरावट हुई है। मध्य पूर्व के हथियार आयात में 20% की गिरावट आई है। खासकर सऊदी अरब के आयात में 41% की कमी आई है। तो मध्य पूर्व में हथियार आयात में कमी हुई है। अफ्रीका में आयात में 44% की गिरावट आई है, जबकि उप सहारा अफ्रीका में आयात में मामूली वृद्धि हुई है। वहीं बात करें यूरोपीय देशों का हथियार आयात बढ़ा है। यूरोप के हथियार आयात में 155% की भारी वृद्धि हुई है। नाटो देशों ने रूस से संभावित खतरों को देखते हुए अपने रक्षा बजट बढ़ाए भी हैं। साथ ही साथ वैश्विक हथियार निर्यात में बदलाव की बात करें तो अमेरिका ने वैश्विक हथियार निर्यात में 43% हिस्सेदारी प्राप्त की है। यानी पूरे विश्व में जितना निर्यात किया जा रहा है उसका अकेले 43% हिस्सेदारी कौन कर रहा है? तो यूएसए कर रहा है, जो पहले 35% थी। रूस का निर्यात जो है 64% घटा है, यह तीसरे स्थान पर चला गया। फ्रांस वहीं दूसरे स्थान पर पहुंचकर रूस को पीछे छोड़ दिया है। तो वैश्विक निर्यात के मामले में फर्स्ट कौन है? वैश्विक निर्यात के मामले में फर्स्ट यूएसए है, सेकेंड कौन है? फ्रांस है, और थर्ड जो है रूस है। यही जो है सभी देशों को हथियार आपूर्ति कर रहे हैं। वैसे हथियार निर्यातक देशों की स्थिति, अमेरिका सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। अमेरिका का वैश्विक हथियार निर्यात 43% हिस्सेदारी है। उसने 107 देशों को हथियार बेचे हैं, जिनमें यूक्रेन, सऊदी अरब और जापान प्रमुख खरीदार हैं। फ्रांस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। फ्रांस ने पहली बार रूस को पीछे छोड़ दिया है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक
बन गया है। फ्रांस की हिस्सेदारी 9.6% रही, जो भारत जैसे प्रमुख खरीदारों पर निर्भर है। भारत फ्रांस के हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है, जो उसके कुल हथियार निर्यात का 28% जो है फ्रांस से ही करता है। रूस के निर्यात में भारी गिरावट हुई है। रूस का वैश्विक हथियार निर्यात 64% घटकर 7.8% रह गया है। 2015-19 की तुलना में 2020-24 में रूसी हथियारों के निर्यात में तेजी से कमी हुई है। रूस के मुख्य ग्राहक कौन कौन से हैं? तो भारत है, चीन है, मिस्र है, ये सब देश रहे हैं। चीन जो है शीर्ष 10 हथियार आयातकों की सूची से बाहर है। पहली बार चीन 1999-94 के बाद शीर्ष 10 हथियार आयातकों की सूची से बाहर हो गया है। इसका कारण चीन की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना है। निष्कर्ष की बात कर लें तो सिप्री के रिपोर्ट की, तो भारत अब रूस पर कम निर्भर हो रहा है और फ्रांस व अमेरिका के हथियार खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन पहला और भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। रूस का हथियार निर्यात घट रहा है, जबकि फ्रांस और अमेरिका को इसका फायदा उठा रहे हैं। भारत के आयात में तेजी आई है, जो चीन पर अत्यधिक निर्भर है। तो वहीं बात करें, यूरोप और नाटो देशों ने अपनी सैन्य क्षमताएं मजबूत की हैं। सिप्री की यह रिपोर्ट वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों को दर्शाती है, जो रक्षा नीतियों, क्षेत्रीय संघर्षों और आर्थिक कारणों से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये रहा आज का सेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक, अपने जानकारों तक, जो आपके जानने वाले हैं, इस चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।